नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत इस मामले में दोषी ठहराए गए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत से इसे दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामला बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मामला मृत्युदंड देने की श्रेणी में नहीं आता और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार हिंसा के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था और बाद में उसका शव एक नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में लंबी जांच, फॉरेंसिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पहले आरोपियों को दोषी ठहराया और अब सजा का ऐलान कर दिया। यह फैसला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जा रहा है। तो फांसी की मांग अदालत ने हालांकि खारिज कर दी। 2020 दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को दुर्लभ करार देते हुए फांसी की मांग दोषियों के खिलाफ की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा यहां पर कोर्ट ने सुनाई है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुना दिया है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा यहां पर दी गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निचली अदालत से तो इस फैसले का पूरा पटाक्षेप हो गया है और सारे जितने भी आरोपी थे उनको सजा मिल गई है, उम्र कैद की सजा उनको दी गई है। लेकिन ये मामला मुझे लगता है अभी आगे खींचेगा। अभी हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि भारतीय न्याय प्रक्रिया आपको पता है बहुत लंबी चलती है। एक अदालत का फैसला हो जाता तो उसको फिर उसके परिजन, जो आरोपी कह लो या फिर विक्टिम कह लो, वो उसको अप्रोच करते हैं, उसको ऊपर ही फिर ले जाते हैं। तो ये सब इसमें चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल अंकित शर्मा जो आईबी के कर्मचारी अधिकारी थे, उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। उनके परिवार जो है वो सारे के सारे खुश हैं इस बात को लेके। और इस पूरे मामले में जांच एजेंसी सीबीआई वगैरह ने बहुत बेहतरीन काम करा था। कोई तथ्यों को नहीं छोड़ा है, एक एक तथ्य उन्होंने उठा के इकट्ठा करके उसमें सारे जितने भी एविडेंस उनको मिले हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे डिजिटल हो, सबका सब उन्होंने जाके कोर्ट में रखा। अंततोगत्वा उन्होंने देखने के बाद में कोर्ट ने इस फैसले के इस नतीजे पे पहुंची है। लेकिन ये भी अगर साहिल जी आप देखो तो आपको एक चीज, एक तस्वीर सामने दिखाई देगी कि हमारे यहाँ किसी भी मामले में जो न्याय कितने समय के बाद मिलता है। ये कोई आज का मामला है नहीं, 2 साल का मामला है नहीं, 3 साल का मामला, सालों साल 10 साल उसमें लग जाते हैं। और एक अदालत में ये मामला आज जाके उसको फाइनल किया गया है और अभी कितने 2 पड़ाव और बचे हुए हैं और वो ये लोग उसको चैलेंज करेंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे जितने भी आरोपी हैं, और उसके बाद आगे तक चला जाएगा। लेकिन ये न्याय प्रक्रिया है। लेकिन जो भी है फैसला सही है। मुझे लगता है कि जितने भी अंकित शर्मा और जितने पीड़ित हैं उनके परिवार को आज एक राहत की सांस मिलेगी जी। और वहीं इस पूरे मामले की अगर बात की जाए रमेश जी, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इस मामले को माना गया था और उसी के आधार पर फांसी की मांग भी यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि कोर्ट ने फांसी देने से इनकार यहाँ पर कर दिया और उम्र कैद की सजा यहाँ पर दी है। नहीं, अदालत अभी उस फैसले पे नहीं पहुंच पाई थी कि ये फांसी इनका हो, क्योंकि जो कंडीशंस जो थी उस समय दंगों की, तो उस समय ये था कि ताहिर हुसैन के छत पे पेट्रोल, देसी जिसको बम कहते हैं, वो पाए गए थे और पत्थर पाए गए थे और जो टायरों को, जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसके पीसेस पाए गए थे। और ये जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी और जो आसपास के लोगों से पूछा तो उसमें ये निकल के आया था ये बड़ा दंगा भड़काने की पुरानी और सुनियोजित तरीके से साजिश इनके यहाँ रची गई थी। अब इसमें ताहिर हुसैन खुद बम बना रहा है,
या खुद इन चीजों में इन्वॉल्व था, वो चीजें नहीं पाई थी, वो चीजें पकड़ में नहीं आई थी। हाँ, घर किनका था, घर ताहिर हुसैन का था, और उनकी छत पे सब चीजें पाई गई, उस आधार पे इनको आरोपी बनाया गया। हाँ, कुछ एक लड़का जो नदीम है उसको डंडा चलाते हुए भी देखा था। एक अगर आपको याद हो तो इसमें एक शाहरुख नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके लंबे बाल थे और आगे वो तमंचा लेके पुलिस वालों के ऊपर तान रहा था। अगर आपने सोशल मीडिया पे अगर पुरानी अगर तस्वीर देखी होगी, उस व्यक्ति को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया। तो न्याय प्रक्रिया को कभी कभार लगता है कि कुछ मिसिंग रह जाती है, कुछ चीजें, और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अभी कुछ चीजें छूटी हुई हैं, क्योंकि ये मामला जब आगे जाएगा तो हो सकता है वो धीरे धीरे चीजें इसमें और जुड़े। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर सुना दी गई है। 2020 दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है। तो ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर सुना दी गई है। वहीं मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मौलाना जर्सी की ओर से भगवान शिव और ब्रह्मा पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर माहौल खराब करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति प्राचीन और अनंत है, जो करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ऐसे बयानों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है और समाज में तनाव पैदा होता है। उन्होंने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की है कि वो ऐसे लोगों को उचित जवाब दें और उन्हें इस तरह की बयानबाजी से रोकने का प्रयास करें। देखिए, कुछ लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, अनावश्यक बातें करते हैं। सनातन संस्कृति अनंत है, प्राचीन है, कोटि कोटि वर्षों चली आ रही है। इन लोगों के जिम्मेदार बयान करने से केवल समाज के अंदर माहौल खराब होता है। मेरा अनुरोध इस बात का कि मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग ही अगर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा समाज के अंदर सामाजिक वैमनस्य जो है वो खराब होता है और फिर एक दूसरे पर टिप्पणियां होती है, बहुत खराब होता है। तो ऐसा कोई मौलाना, मैंने नहीं सुना उनको, पर किसी ने कोई विवादी बयान दिया है तो मौलाना समाज के, जो इस समाज के मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही उसके ऊपर बोलेंगे और वही इसकी जुबान को खींचने का, रोकने का काम करेंगे तो शायद अच्छा रहे। वहीं हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी समेत कुल 9 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। इसके अलावा एक अवैध तमंचा, एक कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और एनसीआर के अन्य इलाकों में वाहन चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेचते थे। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट, वाहन चोरी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये थाना हापुड़ देहात पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और इस गैंग के 2 मेंबर्स को उन्होंने जो है गिरफ्तार किया है, जिनका बड़ा क्रिमिनल इतिहास है। इसमें एक व्यक्ति जीशान है और एक व्यक्ति मोनू है। ये दोनों गजरौला के रहने वाले हैं और जो जीशान है ये आजीवन कारावास भी काट रहा था, उसके बाद जमानत पर आया है और ये हाल में लोहिया नगर मेरठ में रह रहा था। ये जो 9 बाइक्स बरामद हुई हैं, इसमें से 5 बाइक्स हमारे जनपद से चोरी हुई हैं और बाकी 2 अमरोहा और 2 कल्याणपुरी दिल्ली में इनमें अभियोग पंजीकृत है। लंबा आपराधिक इतिहास है इनका और ये लोग बाइक्स चोरी करके इनको दिल्ली या एनसीआर के और क्षेत्रों में बेचा करते थे। तो ये थाना हापुड़ देहात पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 9 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और इस गैंग के 2 मेंबर्स को उन्होंने जो है गिरफ्तार किया है, जिनका बड़ा क्रिमिनल इतिहास है। इसमें एक व्यक्ति जीशान है और एक व्यक्ति मोनू है। ये दोनों गजरौला के रहने वाले हैं और जो जीशान है ये आजीवन कारावास भी काट रहा था, उसके बाद जमानत पर आया है और ये हाल में लोहिया नगर मेरठ में रह रहा था। ये जो 9 वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के 8 प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान विशेष रूप से तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई मार्गों पर उनके लिए एक लेन आरक्षित की जाएगी ताकि यात्रा सुचारू रूप से जारी रह सके। वहीं भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थानों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा। डाक कांवड़ यात्रा को लेकर भी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान जारी ट्रैफिक एडवाइजरी
एडवाइजरी का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके। सर, जिले में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में क्या रूट डाइवर्जन करें, क्या व्यवस्था की है ट्रैफिक की तरफ से? पवित्र सावन मास जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसको लेके जो हमारे 8 प्रमुख मार्ग हैं कांवड़ यात्रा के, सभी पे सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है और सभी पे ड्यूटी लगा के उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है कि बेहतर तरीके से कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सके। और सर, आज जिस तरीके से कांवड़िए डाक कांवड़ होती हैं, ये ट्रैफिक के बीच में गुजरते हैं, इनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, डाक कांवड़ का जो रूट है उसमें भी ट्रैफिक डाइवर्जेंस के प्लान सोचे गए हैं कि जैसे जब आम जन को और डाक कांवड़ियों को दोनों को कोई समस्या न हो और उनको सकुशल संपन्न कांवड़ यात्रा को भी कराया जा सके और आम आदमी को भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए पर्याप्त डाइवर्जन प्लान। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आपको बता दें कि कहा है कि करोड़ों शिव भक्तों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ एटीएस भी तैनात की गई है ताकि किसी भी आतंकी या असामाजिक घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ियों के भोजन, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। देखिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा जो इस समय पूरे यौवन पर है, उल्लास पर है, उत्साह के साथ है और कांवड़िया गौमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और हमारे सौभाग्य मुजफ्फर से विधायक होने के नाते, यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते जनपद मुजफ्फर के प्रत्येक भक्त को कांवड़ियों की सेवा करने का अवसर मिलता है। करोड़ों की संख्या में कांवड़ी यहाँ से निकलते हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक मैरिज होम में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली गुल होने से लिफ्ट अचानक बंद हो गई। लिफ्ट में भाजपा नेताओं समेत करीब 6 लोग फंस गए और उन्हें लगभग 20 मिनट तक अंदर ही रहना पड़ा। घटना के दौरान लिफ्ट में मौजूद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर कस्बे में घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जहांगीरपुर चौकी प्रभारी शिव प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला करीब 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों ने घर के बाहर फायरिंग की थी। हाल ही में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में देर रात संदिग्ध गतिविधियों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 3 से 4 दिन पहले एक युवक देर रात कॉलोनी की गलियों में घर के बाहर टॉर्च की रोशनी डालता और संदिग्ध तरीके से रुककर आसपास का जायजा लेता दिखाई दिया। लोगों को आशंका है कि वो चोरी की नियत से रेकी कर रहा था। हालांकि अभी तक इलाके में किसी चोरी की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सावन के पावन महीने में गाजियाबाद का NH-58 हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से गूंज रहा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर हजारों शिव भक्त कांवड़िए गाजियाबाद होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर करीब 1255 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और हर 500 मीटर पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए लगभग 4500 पुलिसकर्मी, 750 यातायात पुलिसकर्मी और 1500 सिविल डिफेंस स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। वहीं बुलंदशहर में बारिश के दौरान नाले में बह गई 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना के 69 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी NDRF, फायर सर्विस, पुलिस और नगर पालिका की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी तलाशी की जा रही है। चारू की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनकी बेटी नहीं मिलती तब तक उनके लिए खाना पीना भी दूभर है। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा चारू स्कूल से लौट रही थी और तभी से वो लापता है। नाले जितने भी उड़े हैं वो ढके जाने चाहिए। स्कूल वाले को सजा मिलनी चाहिए और मेरी बेटी भी मिलनी चाहिए। मेरी बेटी के बगैर मेरा घर खाली है। मैंने 3 दिन हो गए, शकल भी नहीं देखी है। मुझे लगता है जब ये आएगी मैं कब देखूंगी उसे। रात को नींद भी नहीं आती है मेरे को। कहीं भी आती जाती संग लेके जाती अपने को। नाला भी नहीं उड़ा होता तो शायद से मेरी बेटी बच जाती। थोड़ा सा ही तो गया था वहाँ पे। हाँ, तो तुम लेने गए थे? लेने गया था, रास्ते में था।
वहीं नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सेक्टर 82 स्थित बंगेल मुथूट फाइनेंस शाखा के बाहर लगे एयर कंडीशनर को शातिर चोर उखाड़कर अपने साथ ले गए। पूरी घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वारदात के बाद इलाके में पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं सांसद पप्पू यादव को लेकर दिए गए एक बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है। उन्होंने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे का जिम्मेदार है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मोदी और योगी सरकार का विरोध करते करते विपक्ष सनातन और राष्ट्र का विरोध करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने पप्पू यादव से देश और सनातन धर्म के अनुयायियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ये स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान है। पप्पू यादव या उनकी पार्टी की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस प्रकार से संसद में पप्पू यादव जो माननीय सांसद है उनके द्वारा भगवा पहन करके चोरी के दिखाए जा रहे हैं और विपक्ष सभी खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, अट्ठास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवा फिर हंसी उड़ा रहे। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभी लोग धृतराष्ट्र बैठ करके सभी लोग जितने धृतराष्ट्र बने हुए थे सभी लोगों ने देखा अंतोगत्वा क्या हुआ, सब का पतन हुआ। उसी प्रकार से भगवा का आज अपमान किया जा रहा था। संसद में भगवा को चोरी के रूप में दिखाया जा रहा था और पूरा विपक्ष वहां तमाशा देख रहा था। सनातन धर्म को एक द्रौपदी के रूप में पेश किया गया था। आप जरा सोचिए, कौन विरोधी नहीं है चंदा चोरी का, दान चोरी का। हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया कि इस पे तो चोरों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, जो भी प्राविधान है। क्या चोरी करने वाले भगवा थे? क्या कोई संत थे? जो भगवा त्याग और तपस्या का पहचान है पूरे विश्व में। जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में गर्जना किया तो भगवा के प्रति पूरे विश्व की दृष्टि बदल गई। जिस भगवा ने त्याग तपस्या करके इस समाज को पाला है, आज उसी के लोकतंत्र के मंदिर पे भगवा पहन करके पप्पू यादव द्वारा और विपक्ष द्वारा चोरी दिखाया जा रहा है। अरे भाई, चोर करने वाला जो व्यक्ति हमेशा हरा पहनता है, सांसद हो या विपक्ष के नेता, हरे पे और इफ्तारी पार्टी करता है, क्या कल्पना कर सकते? ये टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके या क्रॉस पहन करके इस तरह की हरकत कर सकते हैं क्या? करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिर आप मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। वो दिमाग से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। उसको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। अरे भाई, जो पार्लियामेंट बनाया गया था कि आप बेरोजगारों की आवाज उठाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, सबके अधिकारों की आवाज उठाओ, एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाओ। आज हर बात में कभी मलेरिया सनातन को कहते हो, कभी फलेरिया कहते हो, कभी गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी ब्राह्मणों पे टिप्पणी करते हो, कभी संतों पे टिप्पणी करते हो, और आज देश लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पे कर दिए। जब कोई सांसद या विपक्ष कोई भी वोट देता है तो वोट तो देने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी वर्ग होते हैं ना, और बनने के बाद माननीय इसलिए होता है कि सबका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप इफ्तारी तो करोगे, आप टोपी पहन के कोई हरकत नहीं करोगे, आप हर सालों भर पहनोगे, लेकिन जब मामला चोरी का, मंदिर का आ जाता तो तुम भगवा पहनते हो। अरे भाई, चोर तो किसी रूप में हो सकता है, और जो भी 8 लोग जेल गए हैं जिन पे कार्रवाई हो रही है वो भगवा पहनने वाले हैं क्या? तो इसे स्पष्ट है, तुम्हारी जज्बात तेरी चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। इस प्रकार से जो आप भगवा का आप चोर साबित करना चाहते हो, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, तो 15 साल नहीं, अगर यही हरकत विपक्ष करता रहा तो 15 साल नहीं, पूरे आपका नस्ल समाप्त हो जाएगा इस विचारधारा का। कभी सत्ता में नहीं आ पाओगे। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो
और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। और जो लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, मैं उनको लिए कहना चाहता हूं, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप सब दोषी हो। भगवा की आपने हत्या किया है, भगवा का आपने अपमान किया है, भगवा को आपने चोर साबित किया है। इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अब समय अभी भी है, तत्काल माफी मांगो और संतों से माफी मांगो, भगवा से माफी मांगो। विरोध करो ना, कौन रोकता है विरोध करने के लिए? चंदा चोरी पे विपक्ष की भूमिका निभाओ, लेकिन भगवा को बीच में मत लाओ। ज्यादा न बोलते हुए मैं इसी पे बाड़ी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, राम राम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।